तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अब इससे पहले के वीडियो में स्विट्ज़रलैंड में जिस रूप में संघात्मक शासन प्रणाली कार्य कर रही है उसके बारे में कुछ बताया था। मैंने आप लोगों को कुछ लक्षणों के संदर्भ में ये बताया था कि स्विट्ज़रलैंड में जिस रूप में संघात्मक शासन प्रणाली होनी चाहिए या संघात्मक शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं बिल्कुल दृढ़ रूप में स्विट्ज़रलैंड में प्रचलित है कि इस रूप में वहाँ पे है कि वहाँ पे दोहरी सरकारें हैं, लिखित और सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च संविधान है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है और संघ सरकार की शक्तियाँ जो है उनका उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कैंटनों को प्रदान की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका होना संघात्मक शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, किंतु इस संदर्भ में अमेरिका के संविधान से हम वहाँ की न्यायपालिका से स्विट्ज़रलैंड की न्यायपालिका की तुलना करें तो इस मामले में स्विट्ज़रलैंड की न्यायपालिका को उतने व्यापक अधिकार नहीं है जितने कि अमेरिकी न्यायपालिका को है, जिसमें प्रमुख रूप से अंतर यह है कि स्विट्ज़रलैंड में संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका न्याय पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वहाँ पे कैंटन कोई ऐसे कानूनों का निर्माण करे जो कि संघीय संविधान के विरुद्ध हैं, तो उनको संघीय सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के संदर्भ में अगर हम स्विट्ज़रलैंड में देखते हैं तो इतनी मजबूत और सर्वोच्च शक्तियाँ उसको प्राप्त नहीं है जैसे कि अमेरिका में है। इसकी अगली विशेषता आती है कैंटनों की स्वायत्तता। इस संदर्भ में भी मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि स्विट्ज़रलैंड में भी उसी तरह से संघात्मक व्यवस्था या संघीय शासन प्रणाली या संघ का वो स्वरूप प्रचलित है जैसा कि अमेरिका में है कि विभिन्न कैंटनों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया था और इस संघीय निर्माण की प्रक्रिया में वहाँ पे ये प्रयास किया गया है कि कैंटनों को भी शक्तियाँ जो प्रदान हो वो व्यापक शक्तियाँ और बिना बात का या गैर ज़रूरी केंद्रीय सरकार के द्वारा कैंटनों के अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाए। इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया गया है कि कैंटन उस सीमा तक संप्रभु हैं जिस सीमा तक उनकी संप्रभुता संघीय संविधान द्वारा सीमित न कर दी हो। वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राज्यमंडलीय शासन को हस्तांतरित न कर दी हो। यानी कैंटनों को उस सीमा तक अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है जिस सीमा तक कि संघीय संविधान द्वारा उनकी शक्तियों को नियंत्रित नहीं किया गया हो। स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था की अगली विशेषता आती है तिहरी नागरिकता। तिहरी नागरिकता अपने आप में एक अनूठी वहाँ पे संवैधानिक प्रावधान है कि जिन देशों के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उन देशों में प्रत्येक नागरिक को 2 नागरिकताएं प्राप्त होती हैं, एक तो केंद्र सरकार की और दूसरी राज्य सरकार की। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में उससे एक कदम आगे आके प्रत्येक व्यक्ति को संघ की नागरिकता प्राप्त है, दूसरी उसे उस राज्य की नागरिकता प्राप्त है जिस राज्य का या जिस कैंटन का वो निवासी है, और तीसरी उसको नगर पालिका की नागरिकता प्राप्त है। यानी कुल मिला के प्रत्येक व्यक्ति को स्विट्ज़रलैंड के प्रत्येक नागरिक को 3 नागरिकताएं प्रदान की गई हैं। एग्ज़ाम के लिए आप इसको याद रखिएगा कि तिहरी नागरिकता किस देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई है, कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में है। तिहरी नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 37 में इस बात का उल्लेख किया गया है स्विट्ज़रलैंड के ऐसे प्रत्येक निवासी को जिसे नगरपालिका और कैंटन की नागरिकता प्राप्त है उसे स्विट्ज़रलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। अगली विशेषता आती है या अगला लक्षण है स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप। स्विस संविधान का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें ये निष्कर्ष निकलता है कि वैसे तो ये प्रतीत होता है कि वहाँ पे कैंटन बहुत शक्तिशाली हैं या कैंटनों को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कि संघीय सरकार स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति रखती है।
स्विस संघीय सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक कैंटन की गणतंत्रात्मक व्यवस्था को बनाए रखे। गणतंत्रात्मक से आशय है कि वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन प्रत्येक राज्य के द्वारा या प्रत्येक कैंटन के द्वारा किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखने का जो उत्तरदायित्व है वो संघीय सरकार को प्रदान किया गया है। जब वहाँ पे कभी ऐसी संकट काल की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संघीय सरकार स्थानीय स्वायत्तता के क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकती है। यानी कि अगर ये लगे कि किसी राज्य का शासन शांतिपूर्वक संचालित करना संभव नहीं रहा है तो स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार उस कैंटन के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। अगला आता है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति से आशय यह है कि संघात्मक शासन व्यवस्था जिन देशों में होती है वहाँ पे ये सैद्धांतिक रूप से ये मानकर चला जाता है कि संघ सरकारें और राज्य सरकारें शक्तियों के मामले में समान है और दोनों का जो स्तर है वो एक ही तरह का है। लेकिन धीरे धीरे करके राजनीतिक परिस्थितियाँ या राजनीतिक आवश्यकताएं हर देश में इस रूप में उत्पन्न हो जाती है कि हर देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद शक्तियों का जो झुकाव है वो केंद्र सरकार की ओर हो जाता है। तो स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में भी कुछ तथ्य ऐसे विद्यमान हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहाँ पे शक्तियों में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है या केंद्र सरकार जो है वो अधिक शक्तिशाली है। जिनमें प्रमुख रूप से हैं कि यदि संघीय सरकार यानी केंद्र की सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो कैंटन के क्षेत्राधिकार का हनन करता है तो कैंटन उसका विरोध करने का अधिकार नहीं रखते हैं। यानी अगर कैंटनों के लिए सरकार ऐसा संघ की सरकार ऐसा कानून बना दे जो कि आते तो किसके क्षेत्राधिकार में है, कैंटनों के क्षेत्राधिकार में, और कानून कौन बना रहा है, संघीय सरकार, तो वहाँ पे ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर कैंटन उसका विरोध कर सके। यानी सर्वोच्च न्यायालय को चूंकि केंद्रीय सरकार के मामलों में न्याय पुनरावलोकन की अधिकार नहीं दिया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसे कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। दूसरा है संघ की सरकार को जो विषय दिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिनमें रक्षा है, वैदेशिक संबंध है, वित्त है, ऐसे मामले दिए गए हैं जिनमें कि केंद्र की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह कैंटनों के ऊपर स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली हो जाता है। अगला आता है समवर्ती विषय। समवर्ती विषय हम किसे कहते हैं, जिन विषयों पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकारें भी करती हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसी विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बनाए और राज्य सरकार भी कानून बनाए तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों के कानूनों में विरोध हो तो अंततः केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को अंतिम माना जाता है। अगला आता है कैंटनों के आपसी विवादों का निपटारा संघीय कार्यपालिका करती है। यहाँ तक कि संवैधानिक विषयों पर भी संघीय सरकार ही कैंटनों के विवादों का निर्णय करती है। अनुच्छेद 49 के अनुसार, अनुच्छेद 49 के अनुसार संघीय कानून एवं कैंटन के कानून में विरोध हो जाए तो संघीय कानून सर्वोपरि होता है। संघ सरकार का दायित्व है कि वह यह देखे कि कैंटन संघीय कानूनों का सम्मान करें। यानी यह उत्तरदायित्व संघीय सरकार को दिया गया है कि वो कैंटनों के पर इस बात का नियंत्रण रखे या इस बात की नज़र रखे कि कोई भी कानून कैंटन जो बनाते हैं वो इस रूप में किसी नहीं पारित होने चाहिए कि वो संघीय सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का विरोध के रूप में सामने आए। अंततः हम यह कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती जा रही है और उसकी शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, किंतु इन सब के बावजूद भी कैंटनों में स्वायत्त शासन का इन सब के भी बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि कैंटनों में स्वायत्त शासन का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है।
कैंटन आज भी वहाँ पे सक्रिय राजनीति के केंद्र है। यानी एक तरह से शक्तियों के मामले में संघीय सरकार और कैंटन जो है या संघ और राज्य जो हैं वो समान अधिकार रखते हैं।